अस्सलाम वालेकुम जी. This is the second lecture of analytical dynamics, and first of all I would like to revise some basics from the previous lecture. जी पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसके अंदर कुछ तो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी. उसके अंदर एक तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, न्यूटन के तीनों लॉज को रिवाइज किया था. पहला लॉ जो था वो ये था कि हर चलती हुई चीज़ जो है, हर चीज़ जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो मोशन में रहती है, या अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है अगर कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो. सेकंड जो था न्यूटन का लॉ वो ये था कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, F इज इक्वल्स टू m में. अच्छा, अब एक्सेलरेशन का हमें ये पता है कि जी चीज़ जो है वो अपनी जिस भी पोजीशन पे हो उसको हम r वेक्टर से डिनोट करते हैं, या आप यूजुअल स्पेस टाइम ले लें, हमारी x y z डायमेंशंस जो हैं इसमें किसी भी चीज़ की आपने पोजीशन अगर शो करनी हो तो हम r वेक्टर से शो करते हैं और r के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो अगर हम इसी r का आप देख लो कि डिस्प्लेसमेंट कैसे लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, पोजीशन में चेंज को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है जी. तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो वेलोसिटी बन जाता है, और वेलोसिटी को आप फिर उसका चेंज देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो एक्सेलरेशन बनता है. तो हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा कि न्यूटन ने कहा कि जी फोर्स जो भी अगर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है किसी मास पे तो फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है. तीसरा उसका फोर्स ये लॉ ये था कि एक्शन और रिएक्शन जो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं वो बराबर होते हैं. यानी अगर एक पार्टिकल दूसरे को किसी फोर्स से दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, कोई फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे पार्टिकल पे, तो दूसरा पहले पे उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, तभी वो अपनी अपनी जगह मेंटेन रह सकते हैं. अच्छा, अब जो आज का लेक्चर है हमारा वो अच्छा, अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि पिछले लेक्चर में उसके बाद हमने वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक आम जिंदगी में हम लोग किसी भी चीज़ की पोजीशन को पॉइंट आउट करने लगे तो हमने कोई ना कोई जगह बतानी होती है. जैसे अगर मैं इधर बैठी हूँ और दरवाज़ा मेरे से 3 कदम दूर है तो मैं बताऊँगी कि जी इस दीवार के साथ चलते हुए आप 3 कदम चलें तो आप मेरी सीट तक पहुँच जाएंगे. दूसरी दीवार के पैरेलल चलते हुए आप 2 कदम चलें तो आप मेरी सीट तक पहुँच जाएंगे. अब मेरी सीट अगर ज़मीन से 1 फुट ऊंची है तो मैं कहूँगी कि जी 1 फुट ऊपर की तरफ मेरी सीट है, ये वो जगह है जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ. तो ये सारा कुछ जाहिर करने के लिए जो हम आम तौर पे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर तीनों एक्सेस हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस. ये एक्स वाई जेड एक्सेस मिल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, ख़ास फ्रेम बनाते हैं. और उसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसके अंदर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं. मिसाल के तौर पे मैंने अभी जो आपको मिसाल दी कि मैं इस कुर्सी पे बैठी हुई हूँ जो दरवाजे से एक, अगर आप दरवाजे से एंटर हों तो सीधा चलें तो 2 कदम के फासले पे है, आप दरवाजे से वर्टिकल रुख पे चलते हैं तो 3 कदम के फासले पे है. अगर मैं कहती हूँ कि दरवाजे के बिल्कुल साथ वाला एक्सेस यानी दरवाजे से आप एंटर हों, मिसाल के तौर पे ठहरे मैं आपको यहाँ फिगर बना के बता देती हूँ कि जी, अच्छा मैं कहती हूँ कि जी हम ये इधर दरवाज़ा है, ठीक है जी, ये मैं दरवाज़ा बना रही हूँ और ये दीवार है और एक दीवार दरवाजे से परे यहाँ पे है, ठीक है जी. और मैं ये कहती हूँ कि जी मेरी सीट यहाँ पे है, यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे मैं बैठी हूँ. दरवाजे से आप 3 कदम इधर चलें और 2 कदम इस रुख पे चलें, यानी कि दरवाजे से आप एंटर हो, यहाँ से आप एंटर हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से आप 3 फुट के फासले पे चलें तो इस रुख पे मेरी सीट है, ठीक है जी. यहाँ से आप 2 फुट के फासले को इस रुख पे तय करें तो मेरी सीट है.
और मैं 1 फुट ऊंचा बैठी हुई हूँ ज़मीन से, तो मैं कहूँगी, अगर मैं कहती हूँ कि जी ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है मेरा, और ये जो ऊंचाई है ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 3 है, वाई कोऑर्डिनेट मेरा 2 फुट है और जेड कोऑर्डिनेट मेरा 1 फुट है। यानी मैं अगर इस दरवाजे को, जिसको मैं रेफरेंस पॉइंट कह सकती हूँ, ये दरवाज़ा मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये वो जगह है जिसकी निस्बत से मैं अपनी जगह बता रही हूँ। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस एक निस्बत होता है कि इस जगह की निस्बत से मैं इस जगह पे हूँ। अच्छा जी, तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है दरवाज़ा। दरवाजे से मैं आप एंटर हो, 3 फुट एक्स एक्सिस पे चलें, 2 फुट वाई एक्सिस वाली साइड से चलें, और ये जेड एक्सिस पे ज़मीन से ऊपर की तरफ आप 1 फुट चलें, तो आप मेरी सीट तक पहुंच जाएंगे। तो मैं इसको अगर लिखना हो मैथमेटिक्स में पॉइंट की शक्ल में, तो मैं इसको लिखूंगी 3, 2, 1 पे मैं बैठी हूँ। यानी एक्स एक्सिस पे मैं 3 फुट के फासले पे, वाई एक्सिस के अलोंग 2 फुट के फासले पे, और जेड एक्सिस के अलोंग 1 फुट के फासले पे बैठी हुई हूँ। अभी जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ वो जगह क्या है? स्पेस है। ये पॉइंट जो है दरवाज़ा, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मैं अपनी जगह बता रही हूँ, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठी हुई हूँ। अच्छा जी, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो ओबे होता है, यानी कि जहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो फुलफिल होता है, उसको हम कहते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अभी तक हमने ये बातें पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये थोड़ा सा देखा कि जी अगर एक पार्टिकल हो तो उसके ऊपर न्यूटन के लॉ अप्लाई करें, तो वहाँ से हमने पार्टिकल का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी देखा था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी देखा, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखी थी। फर्दर ये सारा कुछ पढ़ने से पहले, पार्टिकल की मोशन या पार्टिकल की मैकेनिक्स पढ़ने से पहले, मोशन जो है वो कितनी तरह की होती है। एक तो ये कि पार्टिकल एट रेस्ट हो, रेस्ट के बाद वो मोशन में आता है। मोशन में आएगा तो मोशन में किस तरह की मोशन वो दे सकता है? या तो लीनियर मोशन होगी या रोटेशन होगी। अच्छा, लीनियर मोशन हो तो लीनियर मोशन कितनी तरह की होगी? लीनियर मोशन 2 तरह की हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है जी। अगर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो वो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक्सेलरेशन हो सकती है। अब अगर तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी तो हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो हम इसको कहते हैं कि ये डिसेलरेटेड मोशन है। उसके बाद रोटेशन के बारे में हमने जो बात की थी, रोटेशन जो है वो भी 2 तरह की हो सकती है। इस संबंध में मैंने आपको ये बताया था कि जी मिसाल के तौर पे आप अर्थ की मोशन ही ले लें। एक तो रोटेशन जो है वो अपने अंदर मौजूद, बॉडी के अंदर मौजूद एक्सिस के अलोंग हो रही होगी, जिसको हम कहते हैं स्पिन, और दूसरी रोटेशन जो है वो ये रेवोल्यूशन शो करती है, जो कि सन के अराउंड करती है। फिर हमने देखा जी पार्टिकल है, पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव आपने लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसके बाद वहाँ से हमने ये थोड़ा सा अखज़ किया था कि जो फोर्स है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, और फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। और वहाँ से हमने एक्सेस किया कि जी अगर ये जो फोर्स है ये इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। इसका मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा, पी डॉट जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा, तो पी आपका कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखा कि जी एंगुलर मोमेंटम हमने लिया, एंगुलर मोमेंटम का डॉट लिया, वहाँ से हमने टॉर्क निकाला, और टॉर्क जो है वो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और वहाँ से हमने ये देखा था, नतीजा ये हमने अखज़ किया था कि अगर आप टॉर्क को 0 कर दें तो एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब है कि कांस्टेंट है। किसी भी सिस्टम में अगर टॉर्क 0 है तो इसका मतलब ये है कि उसका एंगुलर मोमेंटम 0 है, कंजर्व है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि बराबर रहेगा, हर सूरत में एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा। और इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। और इस जो अभी हमने स्टेटमेंट ये निकाली है तो इसको हम कहते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है।
तीसरा हमने देखा कि जी वर्क डन, अगर एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर कोई काम कर रहा है तो वर्क डन हमें दो तरह से मिल जाता है। या तो हम काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखें तो W12 यानी वर्क डन बाय अ पार्टिकल ऑन अनदर, वो क्या होगा, वो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, यानी कि T2 माइनस T1 हो जाता है, W12 इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाता है, और ये हमने डिराइव किया। सेकेंडली हमने ये देखा कि जी इसके अलावा वर्क डन किसके बराबर होता है, हमें ये पता है कि ये चेंज ऑफ पोटेंशियल के बराबर है, यानी कि V1 माइनस V2 के बराबर है। जब ये दोनों वर्क डन, जाहिर है दोनों हालतों में ही, अगर आप काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से लें तब भी T2 माइनस T1 है, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से लें तो V1 माइनस V2 है। इसका मतलब ये कि T2 माइनस T1 जो है वो V1 माइनस V2 के बराबर है। यहाँ से हमने एक्सेस किया कि T1 प्लस V1 और T2 प्लस V2 बराबर है। इसका मतलब ये कि सिस्टम पे पहले जो काम हो रहा था और बाद में जो काम हुआ तो वो बराबर है। और यहाँ से हमने एनर्जी कंजर्वेशन देखी कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन अनचेंज, जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्क डन हो रहा है, बिफोर और आफ्टर एनर्जी विल रिमेन अनचेंज। तो अगर फोर्सेस किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं और वो फोर्सेस जो हैं वो अनचेंज हैं, फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो होती है वो T प्लस V होती है और वो अनचेंज होती है, वो कंजर्व होगी। अब यही चीज़ें हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं और उस पे आते हैं, वहाँ पे हम यही चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा हमने मैकेनिक्स का पढ़ा था कि मैकेनिक्स जो है वो मुतहर्रिक चीज़ों से या हरकत करती हुई चीज़ों से डील करती है। अब जो मैकेनिक्स की तरफ हम आ रहे हैं, और ये सिर्फ एक पार्टिकल की नहीं है, पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था सिर्फ एक पार्टिकल की बात थी कि एक पार्टिकल है, उसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी मैकेनिक्स क्या होगी। अब हम पूरे के पूरे सिस्टम की बात करते हैं कि जब हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स पहले तो हमने 1 और 2 ही लिए थे कि जी एक पार्टिकल है P1, दूसरा पार्टिकल है P2, तो उसकी मैकेनिक्स क्या होगी। अब हम n पार्टिकल्स की बात करते हैं कि हमारे पास Pi पार्टिकल हैं, I इक्वल टू 1 2 3 4 n तक। अब ये n कितना है हमें नहीं पता, हमने एक जनरल चीज़ अज्यूम की है, पहले हमने पर्टिकुलर अज्यूम की थी। हमने एक पार्टिकल को देखा था, दूसरा पार्टिकल उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे होता है और दिस एंड दैट। अब हम n पार्टिकल्स की बात करते हैं कि Pi हमारे पास पार्टिकल्स हैं, I 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक हैं, और हम कहते हैं कि एक सिस्टम है हमारे पास, उसमें n पार्टिकल्स हैं। अभी जो n पार्टिकल्स हैं ज़ाहिर है एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये फिगर बना रही, फिगर पे देखिएगा। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सॉरी, और यहाँ पे मैं 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह करके ये n पार्टिकल्स बना रही हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया P1, इस पार्टिकल का नाम है P2, इस पार्टिकल का नाम है P3 एंड सो ऑन Pn। ये n पार्टिकल मैंने कंसिडर किए हैं और ये n पार्टिकल सिस्टम बना रहे हैं। अब ये ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन है और ये मैं 0 0 0 ले लूँ। अब जाहिर है ओरिजिन से हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कहती हूँ ये रेडियस वेक्टर है इस पार्टिकल का, Pi का, विद सम ओरिजिन। यहाँ पे मैं आर्बिट्रेरी एक पार्टिकल ले रही हूँ कि जी ये पार्टिकल Pi पार्टिकल है, I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, n तक कोई भी हो सकता है। इसका यहाँ से जो डिस्टेंस मैंने लिया है रेडियस वेक्टर, ये इसका नाम मैंने रख दिया Ri, ठीक है जी। और ये क्योंकि 3 डायमेंशन में है इसलिए ये वेक्टर है, ये स्केलर नहीं है। आमतौर पे जब हम 1 डायमेंशन में एक पार्टिकल का फासला किसी पॉइंट से लेते हैं तो हम वह स्केलर लेते हैं, जब हम 2 डायमेंशन में आ जाते हैं हम वेक्टर में आ जाते हैं। इसी तरह 3 डायमेंशन, क्योंकि हम आमतौर पे 3 डायमेंशनल स्पेस में ही काम कर रहे होते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हम 3 डायमेंशन में ये डिस्टेंस लें। और
हम कहते हैं कि जी इस ओरिजिन से इस पार्टिकल पी आई का फासला जो है वो आर आई है, इट इज़ द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द गिवन ओरिजिन। और अगर आर आई इस पी आई का रेडियल वेक्टर है, रेडियस वेक्टर है, तो इसका मतलब ये कि ये अगर पार्टिकल सिस्टम के अंदर है और सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, ये पार्टिकल भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो मेरे पास वी आई आ जाता है। वी आई जो ith पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है वो डी आर आई बाई डी टी आ जाता है, यानी चेंज ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। अच्छा, अब अगर इस पार्टिकल का कोई वेलोसिटी वेक्टर है और पार्टिकल की मोशन, ज़ाहिर है पार्टिकल है मूव कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, हम डिस्कस ही मोशन को कर रहे हैं। मोशन को जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, इस वी आई पे डिपेंडेंट ज़ाहिर है पार्टिकल मोशन कर रहा है, अमाउंट ऑफ मोशन उसमें कितनी होगी, ये अमाउंट ऑफ मोशन जो है ये मोमेंटम वेक्टर है। ठीक है, तो मोमेंटम वेक्टर हमारा क्या होगा, पी आई, जो कि एम आई इंटू वी आई है। वी आई पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, एम आई इसका मास है ith पार्टिकल का। अच्छा, अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है ith पार्टिकल के लिए, न्यूटन का सेकंड लॉ ये है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब ये F जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स के, दो फोर्सेस के सम में ये इस फोर्स को लिख सकते हैं। एम आई का तो क्लियर आपको हो गया होगा कि एम आई क्या होता है, सॉरी एम ए का तो आपको क्लियर होगा कि एम ए क्या होता है। तो हमारे पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो था, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, अब यहाँ F इज इक्वल्स टू एम टाइम्स डी स्क्वायर आर आई आर ओवर डी टी। अगर यही फोर्स मैं ith पार्टिकल के लिए लूँ तो मेरे पास हो जाएगा एम आई डी स्क्वायर आर आई बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि ये ith पार्टिकल के लिए। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमें पता है कि ये डी आर बाई डी टी होती है और मास जो है वो तो m ही है। अगर मैं यही फोर्स ith पार्टिकल के हवाले से लूँगी तो मेरे पास आएगी एम आई इंटू डी स्क्वायर आर आई ओवर डी टी स्क्वायर। दोबारा मैं इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, सॉरी सर पिछले वाला काट दीजिएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम ith पार्टिकल के लिए लें तो वो क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ फॉर ith पार्टिकल की तरफ। अब सबसे पहले तो बात ये है कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल्स टू एम ए, और ए जो है वो एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स भी वेक्टर है, मास जो है वो स्केलर है, ए एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब ये जो पहले हमने पढ़ा था ये एक पार्टिकल के लिए था कि जी अगर एक पार्टिकल है P1 और r उसका रेडियस वेक्टर है तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर उसके लिए वैलिड है। अब हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अब एक पार्टिकल नहीं है, हमारे पास n पार्टिकल हैं। ith पार्टिकल को हम Pi का नाम दे रहे हैं। अब Pi के लिए यही जो लॉ है ये क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगा, ये ज़ाहिर है फोर्स जो है वो ith पार्टिकल पे है तो उसके लिए मैं सबस्क्रिप्ट में I लगा रही हूँ, Fi इट इज़ इक्वल्स टू एम आई into ai, where mi is the mass of the ith particle and ai is the acceleration of ith particle. ai acceleration है तो ai किसके बराबर है, dvi by dt के, और vi किसके बराबर है, dri by dt के। तो अब ये वाला ai हमारे पास d स्क्वायर आर आई बाई डी टी स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने फोर्स लिखी है, फोर्स का ith कंपोनेंट लिखा है, ये ith पार्टिकल के लिए है कि Fi जो है वो mi ai के बराबर है और Fi mi d स्क्वायर आर आई बाई डी टी स्क्वायर के बराबर है, और ये उस सूरत में इसके बराबर है अगर mi इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो।
अब एक और बात कि जी अब हम सिर्फ एक पार्टिकल को तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब हम इस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सिस्टम में जो फोर्स होगी वो कैसे लिख सकेंगे? एक तो ये कि सिस्टम में आई पार्टिकल हैं तो समेशन आई एफ आई होगा, ठीक है। दूसरा ये कि अब ये जो एन पार्टिकल्स हैं, आई इक्वल टू 1 to n होगा क्योंकि एन पार्टिकल्स हैं। अब ये जो एन पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर भी तो कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको हम कैसे मेंशन करेंगे? उसको हम ऐसे मेंशन करेंगे एफ जे आई, ठीक है जी। एफ आई वो फोर्स है जो ith पार्टिकल की है, एफ जे आई वो फोर्स है जो jth पार्टिकल इस ith पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है, जे नॉट इक्वल टू आई, और ये सारे आई जे का सम अप होगा। अब ये है कि सिर्फ ith पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स क्या लग रही है? एक तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है, दूसरी वो इंटरनल फोर्स जो jth पार्टिकल उस पार्टिकल पे लगा रहा है। तो फोर्स जो है वो समेशन जे एफ जे आई प्लस एफ आई एक्सटर्नल वो है विच इज इक्वल्स टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिहाज से जो मोमेंटम है ith पार्टिकल का उसका डॉट प्रोडक्ट होगी, उसका डॉट होगा या उसका टाइम डेरिवेटिव होगा विच इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एम आई आर आई। अब अगर इस सारे को सम अप हम करें आई के लिहाज से, इस सारे को हमने सम अप किया, ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स नहीं है, इनफैक्ट हम इस सारे को सम अप कर रहे हैं क्योंकि वो जो ऊपर वाला था वो सिर्फ ith पार्टिकल के लिए था। हम कहते हैं कि हम इन सारे आई पार्टिकल्स को, क्योंकि आई इक्वल टू 1 to n है, इन सारे ith पार्टिकल को हम सम अप कर लेंगे, उनकी फोर्स को सम अप कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा समेशन आई समेशन जे एफ जे आई प्लस समेशन आई एफ आई एक्सटर्नल इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ समेशन आई एम आई आर आई। अब यहाँ पे फिर आप देख लें कि एफ जे आई किसको डिनोट करता है? jth पार्टिकल ith पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। एफ आई किसको डिनोट कर रहे हैं? जो पार्टिकल के ऊपर इंडिपेंडेंटली फोर्स लग रही है ith पार्टिकल पे। समेशन एम आई आर आई क्या है? ये मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, सॉरी ये आ गया जी समेशन एम आई आर आई प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ith पार्टिकल इनटू रेडियस वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपका मोमेंटम होता है और इसका सेकंड डेरिवेटिव आपका टोटल फोर्स के बराबर होगा। जी अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब हमें ये पता है यहाँ पे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, एक ये पी आई है और एक ये पी जे है, और पी आई पी जे पे जितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पी जे भी पी आई पे उतनी ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर हम कहते हैं कि जी पी जे पी आई पे एफ जे आई फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, तो पी आई पी जे पे क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं? एफ आई जे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये जो एफ आई जे है वो नेगेटिव ऑफ एफ जे आई है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए ये नेगेटिव साइन आया। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एफ जे आई इक्वल टू माइनस साइन एफ आई जे, यानी फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम jth पार्टिकल ऑन ith पार्टिकल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑफ ith पार्टिकल ऑन jth पार्टिकल। अच्छा, अब एक नई चीज इसमें आ गई है r। हमने r को डिफाइन किया, कैपिटल R को, जो एक वेक्टर है विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर समेशन आई एम आई आर आई, और इस समेशन आई एम आई को हम नाम दे रहे हैं कैपिटल M का, इट इज इक्वल्स टू 1 ओवर कैपिटल M समेशन आई एम आई आर आई इज द रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम लाई एट दिस पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? ए पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम लाइज। यानी अगर आप टोटल इस पूरे सिस्टम की बजाय
इस एक पॉइंट पे वो मास, उसका सारा का सारा उतना ही मास लाके खड़ा कर देंगे तो वो पूरे सिस्टम के इक्विवेलेंट हो जाता है। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास। तो अब हम कहते हैं कि R जो है वो 1/m, कैपिटल M समेशन I mi RI है, कैपिटल M क्या है, समेशन I mi है, और इसकी वजह से ये जो प्रीवियस स्लाइड पे आप देखें Fi एक्सटर्नल है, ये जो Fi एक्सटर्नल है ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंट टू Fe, और इसको हम सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंगली लिखेंगे कि मास ऑफ द सिस्टम इंटू d² R बाई dt² विच इज इक्वल्स टू कैपिटल P डॉट, इसके बराबर हो गया। अब ये बात थी, या प्रीवियस स्लाइड देखें इस वाली इक्वेशन की, ठीक है, कि टोटल फोर्स, मैं ये इक्वेशन यहाँ पे यहाँ नीचे लिख रही हूँ कि टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम किसके बराबर हुई, कैपिटल F जो सिस्टम की फोर्स थी वो बराबर हुई समेशन J समेशन I Fij के प्लस समेशन I Fi एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि Fij और Fji बराबर है नेगेशन के साथ, यानी Fji इक्वल टू माइनस Fij है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Fij प्लस Fji इक्वल टू 0 फॉर ऑल I एंड J। इसका मतलब ये कि इसकी वजह से ये जो समेशन, डबल समेशन वाली चीज़ है, ये तो 0 हो गई। हम कह रहे हैं कि Ij के बराबर नहीं है, और Fij उनका हम सम ले रहे हैं, ith पार्टिकल jth पार्टिकल के ऊपर सम अप कर रहा है। अब आप ये कहेंगे जी Fji की तो टर्म यहाँ पे आई नहीं, तो वो कैसे बराबर हो गया। तो लेट अस से कि यहाँ पे मैं 3 पार्टिकल्स बना रही हूँ, 3 पार्टिकल्स का सिस्टम, P1 है इसमें, ये P2 है, ये P3 है, और इसके लिहाज से मैं आपको यही फोर्स बताती हूँ कि P1 जो है वो P2 पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो क्या है, F12, ठीक है। इसी तरह P2 P1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो F21 है। तो F12 प्लस F21 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसी तरह P1 P3 पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो क्या है, F13, और इस तरह P3 P1 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो F31 है। ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो F13 प्लस F31 बराबर हो गया 0 के। इसी तरह P3 P2 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो है F32, और ये है F23 के नेगेटिव, यानी P2 जो P3 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो F23 है। तो F32 F23 एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट करती हैं, F13 और F31 एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, F12 और F21 एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करें। तो देखें ओवरऑल 6 फोर्सेस इस सिस्टम में हैं जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल पे एक्सर्ट हो रही हैं, और ये सारी की सारी 6 की 6 फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, इक्वल टू 0 हो रही हैं। इसी तरह हर ith पार्टिकल जो jth पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसके नतीजे में jth पार्टिकल ith पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और नतीजा क्या हो रहा है कि Fij प्लस Fji इक्वल टू 0 हो रहा है फॉर ऑल Ij इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n तक, और I नॉट इक्वल टू j। इसलिए ये जो फोर्सेस का पहला हिस्सा है जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो 0 हो जाती हैं। अभी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये किसके बराबर हैं, ये अभी हमने देखा कि ये P डॉट के बराबर हैं, वेयर P इज़ द मोमेंटम, ये वाला P जो है कैपिटल P ये मोमेंटम है और टोटल लीनियर मोमेंटम है इस पूरे सिस्टम का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल फोर्स F जो है वो 0 कर देते हैं हम, तो इसका क्या मतलब है, इफ दिस कैपिटल F इज इक्वल्स टू 0, 0 वेक्टर आएगा जाहिर है, वो इसलिए कि वेक्टर जो है वो एक वेक्टर के इक्विवेलेंट हो सकता है, ये नहीं हो सकता आप वेक्टर को किसी स्केलर के इक्विवेलेंट कर दें। तो अगर टोटल फोर्स इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है,
इसका मतलब क्या है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बॉडी का कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट वेक्टर होगा, कांस्टेंट स्केलर नहीं होगा। अच्छा जी, तो यही चीज़ जो है वो हमें बता रही है कंजर्वेशन थ्योरम कि इफ़ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो देन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। अब हमने ये देखा, अब देखें ना आप यहाँ पे ये नोट करें कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की बात आई है, इंटरनल फोर्स की बात नहीं की। वो इसलिए कि इंटरनल फोर्सेस तो खुद ब खुद एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो उनकी हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं। हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गई, तो इसका मतलब ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो गया। ठीक है जी, और वो हमने यहाँ से लिया। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एंगुलर मोमेंटम की तरफ। जिस तरह पहले हमने किया था कि जी लीनियर मोमेंटम की बात की थी, फिर हम एंगुलर मोमेंटम पे आए थे, तो अब हम फिर एंगुलर मोमेंटम पे आ गए। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल किसके बराबर होता है ये हम सब जानते हैं। हमने जो पहले पढ़ा था सिंगल पार्टिकल के लिए L इक्वल टू L इज़ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये R क्रॉस P के बराबर है, वेयर R इज़ द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, P इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। और ये हमें पता है कि ये L किसके बराबर था जब एक पार्टिकल को हम कंसिडर कर रहे थे, R क्रॉस M V के। अब V वेक्टर है, M क्योंकि मास है इसलिए स्केलर है। अब इसको हम इसी एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन को एक सिंगल पार्टिकल, ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम पे अप्लाई करते हैं कि जी Li जो है वो ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, ये वाला Li वेक्टर, विच इज इक्वल्स टू Ri क्रॉस Pi वेक्टर, which is equals to Ri cross Mi Vi, where Vi is the velocity vector of the particle, Ri is the radius vector of the particle, and what is Li? Li is the angular momentum of ith particle. अब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम किसके बराबर हुआ? टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है हमारे पास फिर समेशन आई Li के बराबर हुआ, क्योंकि I जो है वो हमारे पास 1 से लेके n तक जा रहा है, हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, सबके एंगुलर मोमेंटम को आप सम अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। अब हम कंसीडर कर रहे हैं Li डॉट, यानी कि dl बाय dt, L डॉट हम कंसीडर कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि ये जो L है ये समेशन I इक्वल टू 1 to n Li के बराबर है। अच्छा, अगर हम L डॉट ले रहे हैं यानी dl बाई dt, तो इसका क्या मतलब है कि समेशन I Li डॉट के बराबर है ये, और इट इज़ इक्वल्स टू समेशन I d बाई dt Ri क्रॉस Mi Vi के बराबर। ठीक है जी, यानी कि अब देखें ना डेरिवेटिव जो है d बाई dt वो अब देखो कि समेशन पे तो अप्लाई नहीं हो सकता, वो समेशन के अंदर ही अप्लाई होगा। क्यों? इसलिए कि हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर आप ले रहे हैं जी R1 प्लस R2 और इन दोनों पे आप दो वेक्टर्स हैं, दोनों पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हो तो ये dr1 बाई dt प्लस dr2 बाई dt के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव जब हम समेशन I इक्वल टू 1 to 2 Ri पे अप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, समेशन I इज़ फ्रॉम 1 to 2 dri बाई dt, इसके बराबर आ रहा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से हमने ये आपकी वेक्टर कैलकुलस का रिजल्ट है, और यहाँ से हमने ये एक्सेस किया है कि डेरिवेटिव जब भी अप्लाई होता है वो समेशन के अंदर की चीज़ों पे अप्लाई होता है। अच्छा, बहरहाल Li हमें पता है कि ये Ri क्रॉस Mi Vi के बराबर है। Li का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो समेशन I d बाई dt ऑफ Ri क्रॉस Mi Vi के बराबर होगा। अब ये जब हम डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, हमें ये पता है, ये वेक्टर कैलकुलस का रूल है कि d बाई dt ऑफ a क्रॉस b व्हेन a एंड b बोथ आर वेक्टर किसके बराबर होगा, da बाई dt क्रॉस b प्लस a क्रॉस db बाई dt इसके बराबर। ठीक है जी, जब हम इस वेक्टर कैलकुलस के रिजल्ट को अप्लाई करते हैं यहाँ पे
तो हमारे पास क्या आया, डी आर आई बाई डी टी क्रॉस एम आई वी आई प्लस आर आई क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई। जब यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एल डॉट किसके बराबर आ गया, समेशन आई वी आई क्रॉस एम आई वी आई प्लस आर आई क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई। अब हमें ये पता है कि ए और ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हमेशा इक्वल टू 0 होता है वेक्टर कैलकुलस में। या सेकेंडली हमें ये पता है कि दो वेक्टर्स की अगर सेम डायरेक्शन हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। ये वो बात है जो हम अभी थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। तो हमारे पास समेशन आई वी आई क्रॉस एम आई वी आई है। या अब ये जो एम आई वी आई है ये वी आई के पैरेलल वेक्टर है और इन डायरेक्शन ऑफ वी आई है। तो वी आई क्रॉस एम आई वी आई हमारे पास 0 हो गया। बाकी हमारे पास क्या रह गया, समेशन आर आई क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई। अब ये जो एम आई वी आई है ये पी आई के बराबर है, मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल के बराबर है। जब इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी पी आई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास अब एंगुलर मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट आ गया समेशन आई आर आई क्रॉस पी आई डॉट। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस लीनियर मोमेंटम के डॉट की तरफ। हमें ये पता है कि पी आई डॉट जो है ये एफ आई के बराबर, ith पार्टिकल की फोर्स के बराबर है। एफ आई तो लिखना इसको ज़रा सा वो होगा, बहरहाल लिख देती हूँ मैं, पी आई डॉट इक्वल टू एफ आई। अब ये जो एफ आई है ये किसके बराबर है, ये भी हमें पता है कि ये समेशन एफ जे आई यानी jth पार्टिकल जो ith पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका उन सारी फोर्सेस का सम प्लस एफ आई एक्सटर्नल का सम है। यानी ये जो पी आई जो है ये एफ आई के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख लूँ पी आई डॉट, जो स्मॉल पी आई डॉट है वो किसके बराबर है, एफ आई के बराबर है। और ये जो एफ आई है ये किसके बराबर है, jth पार्टिकल जो ith पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उनका सम प्लस एफ आई एक्सटर्नल का सम। अच्छा जी, अब इसकी मैं वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट यहाँ से कर देती हूँ इस इक्वेशन में। तो मेरे पास एल डॉट आ गया समेशन आई आर आई क्रॉस समेशन जे एफ जे आई प्लस एफ आई एक्सटर्नल। अब क्या हो सकता है कि मुझे ये वेक्टर कैलकुलस का रूल पता है कि ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर है ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर के। ठीक है, अब ये जो एल डॉट मेरे पास है ये बराबर है समेशन आई आर आई क्रॉस समेशन जे एफ जे आई प्लस समेशन आई आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल के। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये जो है जी समेशन आर आई क्रॉस समेशन जे एफ जे आई, इसके ऊपर समेशन आई भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, अब ये ज़रा आप यहाँ से देखिएगा गौर से कि अब क्योंकि हम पहले चले मैं दो पार्टिकल्स लेती हूँ P1 और P2, उसके लिहाज से देखती हूँ। अब इस समेशन के अंदर मेरे पास ये दो पार्टिकल्स के लिए किस किस्म की टर्म्स इस समेशन के अंदर इंक्लूड होंगी। समेशन है मेरे पास इस वक्त I इज़ फ्रॉम 1 to 2 आर आई क्रॉस समेशन जे एफ जे आई। ठीक है जी, ये वाला समेशन ये किसके बराबर है इस वक्त, अगर मैं 1 और 2 अलग अलग अप्लाई करूँ, क्योंकि जे आई के बराबर नहीं है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। R1 क्रॉस F21 प्लस R2 क्रॉस F12, क्योंकि इस वक्त एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है इसलिए ये समेशन वाला मामला ख़त्म हो गया, तो ये इसके बराबर है। ठीक है जी, तो अब फर्दर मुझे ये पता है कि F21
इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F12। जब मैं ये अप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये टोटल आ जाएगा R1 क्रॉस F21 माइनस R2 क्रॉस F21, जो कि मेरे पास आएगा R1 माइनस R2 ऑफ F21। ये मैंने दो का सिस्टम लेके आपको सिर्फ समझाया है कि ये जो अगली टर्म है, सॉरी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ये अगली टर्म जो है ये कैसे आनी है। अब ये दो के लिए तो ये है, जब पार्टिकल्स जो हैं वो 1 से लेके n तक होंगे तब क्या होगा, तब ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो यहाँ पे देखें कि इसमें रिड्यूस हो गई है। अब यहाँ पे क्या था कि अब ये याद रखिए कि ये जो आ रही है, मैंने तो नीचे लाइन के बगैर लिखा है, लेकिन आपने इसको बोल्ड करना है, एफ को आपने बोल्ड करना है। बोल्ड करने का तरीका ये है कि जब आप असाइनमेंट क्विज़ वगैरह या अपने नोट्स बना रहे होंगे तो आपने ये आर और एफ को या तो आप मार्कर ले लें, मार्कर से लिख लें, या फिर आप इसके नीचे लाइन लगा लें जैसे मैं पहले लगा रही थी, कि उससे पता चले कि ये वेक्टर है, ये स्केलर नहीं है, वरना तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट तो होता ही वेक्टर प्रोडक्ट का होता ही दो वेक्टर्स के दरमियान है। तो बहरहाल यहाँ पे अब मैं ये दिखा रही थी कि दो पार्टिकल्स के लिए जब इसको सम अप करें तो कैसी वैल्यू आती है। तो अब यही दो की बजाय n पार्टिकल्स के लिए जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट की कमी है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, समेशन आई जे, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, आर आई माइनस आर जे क्रॉस एफ जे आई प्लस समेशन आई आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल। ये हमारे पास टोटल बन गया। अब यहाँ से दोबारा ये नोट करें कि अगर मैं इस, अच्छा जी, अगर अब इस समेशन आर आई माइनस आर जे क्रॉस एफ जे आई को मैं ले रही हूँ, याद रखिए कि ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। आर आई माइनस आर जे का मैं एक नाम रख रही हूँ आर आई जे। इनफैक्ट ये आर आई जे क्रॉस एफ जे आई बन गया, समेशन आई कॉमा जे आई नॉट इक्वल टू जे, इसके ऊपर समेशन आ गया आर आई जे क्रॉस एफ जे। अच्छा, फर्दर अब आप ये देखें, मुझे ये पता है कि एफ जे आई और एफ आई जे और यहाँ आर आई जे और आर जे आई में क्या रिलेशनशिप है। आर आई जे वेक्टर है, ठीक है जी, और ये जो है आर जे आई का नेगेटिव है। अच्छा, अब अगर मैं फिर वही दो पार्टिकल्स को कंसिडर करती हूँ, मेरे पास R12 क्रॉस F21 आ गया। ये पार्टिकल 1 के हिसाब से अगर मैं लूँ, अगर मैं सेकंड पार्टिकल के हिसाब से लूँ तो मेरे पास R21 क्रॉस F12 आता है, ठीक है जी। और ये R12 और ये R21, क्योंकि अब देखें ना फोर्सेस तो डिफरेंट हैं, F21 के हिसाब से आप लो और F12 के हिसाब से लो, तो ये सारी की सारी फोर्स, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, एंड प्रोडक्ट आपका 0 निकलेगा। तो जब ये एंड प्रोडक्ट आपका 0 निकलेगा तो आपके पास रह के जाएगा सिर्फ वो एक्सटर्नल फोर्सेस वाली टर्म आपके पास रह जाएगी, जो कि होगी समेशन आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल, और ये बराबर होगी किसके, आर क्रॉस एफ क्या होता है, आर क्रॉस एफ हमें पता है कि टॉर्क होता है। ये समेशन आई एन आई एक्सटर्नल के बराबर है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू एन एक्सटर्नल, ठीक है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम एक्सटर्नल के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर। अगर हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल टॉर्क जो है ये 0 हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा, if we say that this n external is equal to 0, it means that L dot is 0, and it means that L यानी कि लीनियर मोमेंटम इज 0 प्लस ए कांस्टेंट। अब याद रखें कि ये 0 जो है वो वेक्टर है, 0 प्लस कांस्टेंट वेक्टर, और
this L is constant. So the total linear momentum is constant in time if the applied external torque is 0. This is the conservation theorem for angular momentum of a system of particles. अच्छा जी, अब हम थर्ड कंजर्वेशन लॉ की तरफ आ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए. सबसे पहले तो हम वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे कि जी एक सिस्टम पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक जगह से दूसरी स्पेसिफिक जगह यानी पॉइंट 1 से हम कहते हैं कि जी ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है. पॉइंट 1 से सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव किया है और पॉइंट 2 तक पहुंचा है. ये पूरा का पूरा सिस्टम पहुंचा. सिर्फ एक पॉइंट की बात नहीं हम कर रहे, एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि पहले इनिशियली सिस्टम पॉइंट 1 पे था, वो मूव किया है, वो पॉइंट 2 तक पहुंचा है. अब हम कहते हैं कि जी इसका वर्क डन कितना होगा. ये कोई एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ाहिर है लगी होगी, उसका नाम F है. F के अंडर अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जब मूव किया है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, तो उसका वर्क डन क्या है. हमें ये पता है कि वर्क डन की क्या इक्वेशन है. सिर्फ एक पार्टिकल के लिए जब हम वर्क डन की इक्वेशन देखते थे तो वर्क बराबर होता था F डॉट dr, वेयर F इज द एक्सटर्नल फोर्स और dr चेंज इन द रेडियस वेक्टर. दिस वाज वर्क डन फ्रॉम ऑन द पार्टिकल. और इसका हम क्या करते थे, इंटीग्रल ले लेते थे कि हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहे हैं तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हर पॉइंट पे जितनी फोर्स लगी और जितना चेंज इन द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आया, उसका डॉट प्रोडक्ट लें, उसका इंटीग्रल लें, यानी उसको सम अप करें, तो वो आपका टोटल वर्क डन. अब इसके अंदर थोड़ा सा अपना कैलकुलस रिवाइज करें कि इंटीग्रल क्या था. इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल मीन्स सम. ठीक है, इंटीग्रेशन, समिंग अप द थिंग्स. तो अब हम सम क्या करें, F डॉट dr को फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2. दिस वॉज द वर्क डन फॉर ए सिंगल पार्टिकल. अब हम पूरे के पूरे सिस्टम की बात करेंगे यानी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की. ये देख लेंगे ये सिस्टम है, इसमें पार्टिकल्स हैं और सारे के सारे एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैं. आप ये ना ज़हन में रखें कि ये पूरी की पूरी कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है. बॉडी नहीं है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा पूरा सिस्टम मूव किया. अच्छा जी, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, W12, और ये जो है 1.1 को डिनोट कर रहा है, 2.2 को डिनोट कर रहा है, इक्वल टू समेशन I इंटीग्रल 1 to 2 Fi डॉट dri होगा. ठीक है, यानी वही हमने इंटीग्रल लिया है, बस ये है कि F की बजाय Fi लिख दिया है, dr की बजाय dri लिख दिया है, जो कि ith पार्टिकल को डिनोट करता है. और ये सम अप जो हमने लिया है वो पूरे के पूरे i पार्टिकल्स का लिया, विच इज़ इक्वल टू समेशन I इंटीग्रल 1 to 2 Fi एक्सटर्नल डॉट dri. क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा जो Fi है, ये वाला Fi, ये समेशन j f ji प्लस Fi एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट है. तो ये बेहतर है ये आप ऊपर लिखने के बजाय नीचे ही लिखें, मैंने गलती से यहाँ पे ऊपर डाल दिए. तो Fi एक्सटर्नल डॉट dri प्लस समेशन I नॉट इक्वल टू j इंटीग्रल 1 to 2 Fji डॉट dri पे. ये पूरी की पूरी जो सम अप है ये हमारा वर्क डन है फ्रॉम पॉइंट 1 to 2. हमने किया क्या है, वही हमने किया है कि Fi जो फोर्स है ith पार्टिकल का, उसको स्प्लिट किया है इंटरनल फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्स पे. इंटरनल फोर्सेस आपके पास समेशन j में है कि जी j पार्टिकल्स हैं और j नॉट इक्वल टू I, जो बाकी सारे पार्टिकल्स ith पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं. ज़रा पार्टिकल अपने ऊपर क्या फोर्स एग्जर्ट करेगा, कुछ भी नहीं. दूसरे पार्टिकल्स उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, उनको सम अप कर लिया, प्लस उसकी जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, ये वर्क हो रहा है, वो आ गया. ये सारी की सारी फोर्सेस मिलके वो फोर्स बनाती हैं जो टोटल फोर्स है ith पार्टिकल पे. जब ये हम डेफिनेशन जो है इस वाले Fi की बजाय रखेंगे तो हमारे पास ये आ गया कि Fi एक्सटर्नल डॉट dri
प्लस समेशन एफ जे आई डॉट डी आर, ये बन गया। और इसके ऊपर ज़ाहिर है वही इंटीग्रल भी अप्लाई हो रहा है और समेशंस भी अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे समेशन आई नॉट इक्वल टू जे आ गया और समेशन ओवर आई एंड जे भी है। अब कांस्टेंट मास अगर हो तो उसके लिए हमें ये पता है कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम में काम हो रहा है जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कांस्टेंट मास के लिए W12 अगर हम देखें किसके बराबर होगा, समेशन आई इंटीग्रल 1 to 2 एफ आई डॉट डी आर आई। ये हम काइनेमेटिक्स के हवाले से देख रहे हैं, काइनेटिक्स के हवाले से, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के हवाले से, इक्वल टू समेशन आई इंटीग्रल 1 to 2 एम आई डी वी आई बाई डी टी। ये एफ आई की मैंने डेफिनेशन लगाई है, डॉट वी आई डी टी। क्यों? इसलिए कि जो डी आर आई बाई डी टी है वो वी आई के बराबर है, और आर आई जो डी आर आई था उसको मैंने क्या किया, डी टी से डिवाइड भी कर दिया और डी टी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। मेरे पास आ गया वी आई इंटू डी टी, और ये डी आर आई की बजाय मैंने वी आई इंटू डी टी यहाँ पे लगा दिया। एफ आई की बजाय मैंने एफ आई की डेफिनेशन लगा दी। क्योंकि मास कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसलिए जो डेरिवेटिव था एफ आई के अंदर, एफ आई था क्या, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, एफ आई हमारे पास है एम आई इंटू वी आई का टाइम डेरिवेटिव डी बाय डी टी। तो एफ आई क्योंकि मास इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, एम आई बाहर रह गया, डी वी आई बाय डी टी अंदर आ गया। ये एफ आई की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। डी आर आई को हमारे पास चेंज करके हमने वी आई डी टी लिख लिया, दरमियान में यही डॉट प्रोडक्ट आ गया। इंटीग्रल साइन अपनी जगह है, समेशन साइन अपनी जगह है। तो इसको अब मैं टोटली क्या लिख सकती हूँ, डी हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। अब इसकी क्या वजह है, ये बल्कि पिछले लेक्चर में हम डिटेल डिस्कस नहीं कर सके थे कि ये जो डी जब हम लोग अप्लाई करें एम आई वी आई स्क्वायर पे डी बाई डी टी, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एम आई डी बाई डी टी ऑफ वी आई डॉट वी आई के। ठीक है जी, ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर हैं। एम आई वी आई डी वी आई बाई डी टी, ये मेरा ख्याल आप लोग उसमें भी पढ़ चुके होंगे वेक्टर कैलकुलस में, प्लस वी आई डी वी आई बाई डी टी डॉट वी आई, इसके बराबर होता है। और ये आपके पास आ गया एम आई इन टू एम आई वी आई डॉट डी वी आई बाय डी टी, इसके बराबर ये आ गया। यहाँ से हम ये कहते हैं कि ये जो ये वाला रिजल्ट है एम आई वी आई डॉट डी वी आई बाई डी टी, ये हाफ डी बाई डी टी एम आई वी आई स्क्वायर के बराबर है, इसके बराबर। अच्छा जी, तो अगर आप ये लो तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये टी आई की डेफिनेशन है। ठीक है, टी आई आपके पास हाफ एम वी आई स्क्वायर होता है, तो उसके अंदर चेंज आप देख रहे हो, और ये टोटल चेंज है क्योंकि आप इसको इंटीग्रल कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो 1 से लेके 2 तक, तो ये टोटल चेंज आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो वर्क डन क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट 2, उसमें से निकाल दें आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट 1। तो W12 फिर उसी T2 माइनस T1 के बराबर है, वेयर T इज हाफ समेशन आई एम आई वी आई स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम पे, कि हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके बराबर है, ये बराबर है हाफ एम आई वी प्राइम प्लस वी आई प्राइम डॉट वी प्राइम प्लस वी आई प्राइम के। अब ये वी प्राइम किसके बराबर है, वी प्राइम हमने रखा है सेंटर ऑफ मास के हवाले से, कि जी वी प्राइम टोटल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास है, और वी आई वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास है। यानी एक तो ये कि आप सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस पॉइंट देखें, मैं ये कहती हूँ कि ये n पार्टिकल्स हैं और ये इनका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है जी, और इस सेंटर ऑफ मास का
ओरिजिन के लिहाज से रेडियस अगर हम देखें तो ये कैपिटल R है, ठीक है। अब ith पार्टिकल लेटर से ये है, दिस वाज Pi, ये सेंटर ऑफ मास है, ये ith पार्टिकल है। इस ith पार्टिकल की हम वेलोसिटी ले रहे हैं, इस वाले की, ठीक है। अब इस ith पार्टिकल का डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ मास से भी है, कुछ ना कुछ तो है। हम कहते हैं कि वो Ri प्राइम है। तो टोटल जो आपके पास Ri आ गया वो किसके बराबर है? Ri क्या है? रेडियस वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, वो बराबर आ गया कैपिटल R, यानी कि वो रेडियस जो पूरे के पूरे सेंटर ऑफ मास का है, प्लस Ri प्राइम। Ri प्राइम ये जो डिस्टेंस है Pi का फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वो है। अब हम उसके हवाले से देख रहे हैं ना कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या बनेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो हाफ mi v प्लस vi प्राइम डॉट v प्राइम प्लस vi प्राइम है। और कहाँ से ये आई है? वो इसलिए कि हम कहते हैं कि ith पार्टिकल जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर Ri है, विच इज़ इक्वल्स टू R प्लस Ri प्राइम। तो इसके लिहाज से अगर आप वेलोसिटी देखें dri बाई dt, वो बराबर होगा d कैपिटल R बाई dt प्लस dri प्राइम बाई dt। और ये जो d कैपिटल R बाई dt है इसको मैं v प्राइम का नाम दे रही हूँ, और dri प्राइम बाई dt जो है उसको vi प्राइम का नाम दे रही हूँ। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर बन गया। या मैंने इसकी जो वैल्यू है वो टी में सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये डॉट प्रोडक्ट बन गया। तो अब जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ, जब मैं इस डॉट प्रोडक्ट को खोलूँगी और इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ समेशन आई एम आई वी प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ समेशन आई एम आई वी आई प्राइम स्क्वायर प्लस वी डॉट डी बाई डी टी ऑफ समेशन आई एम आई वी आई प्राइम इसके बराबर है, ठीक है जी। अब ये है कि यहाँ से जब हम लेंगे ना v प्राइम d बाई डी टी ऑफ समेशन आई वी आई प्राइम, तो वो जो है वो ज़ीरो हो जाता है। और इसकी रीज़न जो है वो हमने एंगुलर मोमेंटम वाले में दी हुई है, आपको बताई हुई है कि जब एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली टर्म जो है ये वैनिश हो जाती है। और उसके बाद जी टी हमारे पास किसके बराबर आया गया? हाफ समेशन आई एम आई वी प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ समेशन आई एम आई वी आई प्राइम स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये अब हम किसके हवाले से देख रहे हैं? ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंटर ऑफ मास। अब आगे आ जाते हैं कि जी क्योंकि अब वर्क की बात आ रही थी, कंजर्वेशन ऑफ वर्क की बात आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि साथ साथ ही ना आपको सेंटर ऑफ मास के लिहाज से भी काइनेटिक एनर्जी का बता दूँ। अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ कि जी वर्क डन किसके बराबर होता है? हमें ये पता है कि वर्क डन समेशन आई इंटीग्रल 1 to 2 एफ आई डी आर आई के बराबर होता है, और समेशन एफ आई का मैंने आपको बता दिया कि वो एफ आई एक्सटर्नल प्लस एफ जे आई के बराबर होते हैं। तो वो हम सब्स्टिट्यूट करें तो वर्क डन की हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जो हमने पहले काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से भी कंसिडर की थी। अब ये अगर सिस्टम में वर्क होता है तो ज़ाहिर है पोटेंशियल एनर्जी में भी तो चेंज के हवाले से होता है। अब हम वो देखेंगे समेशन आई इंटीग्रल 1 to 2 एफ आई एक्सटर्नल डॉट डी आर आई को हम कंसिडर करें। ये किसके बराबर है? माइनस समेशन आई इंटीग्रल 1 to 2 डेल्टा आई वी आई डॉट डी आर आई, वेयर वी आई इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल और डेल्टा आई जो है वो चेंज इन द पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, चेंज जो भी आ रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेल्टा जो है वो चेंज को शो करता है, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस समेशन आई वी आई फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि हम ये जो चेंज ले रहे हैं हम कह रहे हैं कि जी पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं पार्टिकल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, तो इस लिहाज से ये जो चेंज इन वी आई आया है वो भी 1 to 2। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन और एक्शन का लॉ है
ये हमें क्या बता रहा है कि वी आई जो है उसके लिहाज से जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये इनफैक्ट डिस्टेंस का फ़र्क है ना, कि हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, चेंज इन पोजीशन पे। पोजीशन में चेंज आया तो इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है आई जे, ये फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। अगर ये फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है तो ये किस किस्म का फंक्शन होगा? जाहिर है ये आर आई पार्टिकल यानी पार्टिकल आई और पार्टिकल जे दोनों के जो है रेडियस फैक्टर, उनमें डिस्टेंस का फंक्शन ही होगा, और तो किसी डिस्टेंस का फंक्शन, और तो कोई डिस्टेंस नहीं है हमारे पास पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसी के साथ ये रिलेट होगा। अच्छा, तो अगर हम फिर फोर्स ले लें एफ आई जे, फोर्स किसके बराबर होगी? हमें पता है कि एफ इक्वल टू माइनस डेल वी के बराबर होता है, ठीक है, वेयर वी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब ये डेल डॉट वी के बराबर होता है, एफ आई जे किसके बराबर हुआ? माइनस डेल आई वी आई जे विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने लिखा है डेल जे वी आई जे, आपको भी नज़र आ रहा होगा ना, ये डेल जे वी आई जे। अब ये डेल माइनस डेल आई वी आई जे कैसे इसमें कन्वर्ट हुआ, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ थोड़ा सा। कंसिडर करें डेल आई वी आई जे, ठीक है, इसको मैंने कंसिडर किया। अब मैं आई की जगह सबस्क्रिप्ट जे लगा रही हूँ, जे की जगह सबस्क्रिप्ट आई लगा रही हूँ। डेल जे वी जे आई इसके बराबर है। अब मुझे ये पता है कि वी आई जे इक्वल टू माइनस साइन वी जे आई के बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आई से जे के दरमियान क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जे आई के नेगेशन के बराबर। जब मैं ये अप्लाई करूँगी तो माइनस डेल जे वी आई जे आ गई, ठीक है। अब ये माइनस इधर की बजाय उधर लगा दें तो ये जो एफ आई जे है विच इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल आई वी आई जे, ये वैल्यू पुट करके बन जाएगा डेल जे वी आई जे विच इज़ इक्वल्स टू माइनस एफ जे आई, ठीक है, ये एफ जे आई है। और ये जो फोर्स है ये किसके अलोंग लाई कर रही है? लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स के अलोंग, ठीक है ना। जो भी ये फोर्स है एफ आई जे है या एफ जे आई है, ये जाहिर है इन्हीं दो पार्टिकल्स के दरमियान की फोर्स है, और ये इन्हीं दो पार्टिकल्स के दरमियान जो एक लाइन आप ले लें कि जो इन दो पार्टिकल्स को पार्टिकल आई और पार्टिकल जे को ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे आप देखें ये एक लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। पी आई पी जे पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है एफ आई जे है, पी जे पी आई पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो एफ जे आई है। एफ आई जे एफ जे आई एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है, लेकिन ये जो लाइन दोनों को, इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रही है, इसके ऊपर ये फोर्स जो है एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेल वी आई जे है जो कि डिस्टेंस का फंक्शन है, आर आई माइनस आर जे डिस्टेंस का फंक्शन है, विच इज इक्वल्स टू आर आई माइनस आर जे डॉट एफ, इस लाइन के अलोंग ये जो फोर्सेस हैं ये लाई का है। अच्छा जी, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के हवाले से देखें, ये जो आपको ट्वाइस समेशन आई नॉट इक्वल टू जे इंटीग्रल 1 to 2 एफ जे आई डॉट डी आर आई हम ले रहे हैं, ठीक है। वजह क्या है? ये हम इनफैक्ट अब ये जो वर्क डन आप देखो, वर्क डन के पहले हिस्से की तो हमने बात कर ली कि एफ आई ई डॉट डी आर आई किसके बराबर है? समेशन के साथ, ये इसके बराबर है, समेशन आई वी आई फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन की ये दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जी एफ जे आई डॉट डी आर आई ये किसके बराबर आएगा। तो यहाँ से अब आप अगर इसका ट्वाइस देखें तो विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 to 2 डेल आई वी आई जे डॉट डी आर आई प्लस डेल जे वी आई जे डॉट डी आर जे विच इज इक्वल्स टू, अब हम डेल आई को डेल आई जे लिख लें और वी आई जे एज इट इज़ लिख रहे हैं। अब जब हम इसको डेल आई जे वी आई जे वाली फॉर्म में लेके आएंगे, इनफैक्ट ये है डेल आई जे वी आई जे और ये है डेल आई जे, डेल जे वी आई जे या डेल जे आई वी आई जे वी
आई जे। अच्छा, इसको जब हम कॉमन में लेके आएंगे तो वो हमारे पास बन गई है डी आर आई माइनस डी आर जे। ठीक है जी, अब इसको हम डी आर आई जे के हिसाब से इसके बराबर लिखेंगे। इट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 1 to 2 डेल आई जे वी आई जे डॉट डी आर आई जे विच इज इक्वल्स टू समेशन आई जे आई नॉट इक्वल टू जे वी आई जे, इसके बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समेशन आई नॉट इक्वल टू जे इंटीग्रल 1 to 2 एफ जे आई डॉट डी आर आई किसके बराबर हो गया? इट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ समेशन आई जे आई नॉट इक्वल टू जे वी आई जे के बराबर। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ एफ, तो टोटल वर्क डन मेरे पास कितना हुआ? वर्क डन मेरे पास जो निकल आया है वो बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मेरे पास है समेशन आई वी आई प्लस हाफ समेशन आई जे आई नॉट इक्वल टू जे वी आई जे के। ठीक है जी, तो टोटल वर्क डन मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी ये माइनस साइन के साथ है, वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि टोटल वर्क डन इज V1 माइनस V2, सेम जैसे मेरे पास पहले आया था कि वर्क डन मेरे पास T2 माइनस T1 आया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह अब मेरे पास वर्क डन आया V1 माइनस V2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया जी T2 प्लस V2 इज T1 प्लस V1, और यहाँ से मेरे पास आ गया कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 जो है, टोटल एनर्जी एट P2 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट 1। यानी पॉइंट 1 पे जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम थी वही पॉइंट 2 पे एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वर्क डन जो है वो कंजर्व हो, फोर्सेस कंजर्व हो, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व हो। तो ये था जी हमारा कंजर्वेशन लॉ फॉर एनर्जी। अब हमने आज क्या देखा है? हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखा, हमने उसका कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा, और उसके बाद कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा, और एंड पे हमने कंजर्वेशन लॉ फॉर एनर्जी देखा। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और फर्दर हम डायनामिक्स के अगले प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।